अजय अहमद साहब, मैं थोड़े, क्योंकि कुछ प्रश्न एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो उसको बिल्कुल इन आइसोलेशन थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे आम आदमी पार्टी का जो कल हुआ है, वो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी मजबूर करेगा कोई लॉन्ग टर्म अपनी स्ट्रैटेजी को तय करने में। क्योंकि अभी तक क्या होता आया है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का भी विरोध करती है, कांग्रेस का भी विरोध करती है और अपने को एक तीसरी ताकत के रूप में स्थापित करती है। लेकिन अगर 2024 के इलेक्शन को देखें तो उसको यह निर्णय अब लेना पड़ेगा कि वो बीजेपी के अगेंस्ट सारे विपक्ष के साथ खड़ी है, या वो अपनी तीसरी ताकत की बात करती रहती है, जिससे इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा होता है। वो भले ही कहें कि हम इसलिए, मैं थोड़ा इसको भी समझना चाहूंगा, क्योंकि ये शायद कांग्रेस को भी ये देखना होगा कि उसके कहीं किसी के साथ आने या जाने से कांग्रेस बीजेपी का फायदा तो नहीं कर रही है, या इस तरह का। तो अजय अहमद साहब इस पे समझना चाहेंगे, क्योंकि गुजरात में हम लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे उसका फायदा हुआ, लेकिन बीजेपी का ज्यादा फायदा हुआ। सर, गुजरात का अगर इलेक्शन एनालिसिस करो तो 47 सीट्स ऐसी थी कि जिसमें आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी को चुनाव में शिकस्त मिली। और मैं और आप सब जानते हैं कि जब वोटर्स को ये लगने लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी भी नहीं जीत रही है, कांग्रेस भी नहीं जीत रही है, तो जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो डेफिनेटली जो पार्टी जीतती है उसकी तरफ जाती है। और दूसरा कि माइनॉरिटी है वो वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि माइनॉरिटी को रियलाइज होता है कि भाई ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो फिर माइनॉरिटी अपने आप को काफी विड्रॉ कर लेती है। तो उस दृष्टि से मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि खड़गे साहब की स्पीच जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स की बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि लाइक माइंडेड लोगों को पार्टी में साथ लेके 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने में हम लोग जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है शरद पवार जी की मदद से, कि जहां आम आदमी पार्टी के साथ सीके चंद्रशेखर राव के साथ ममता जी के साथ एक बातचीत का दौर शुरू हुआ है। और शरद पवार जी की यही फॉर्मूला है कि आप जिस स्टेट में हो, चाहे वो रीजनल सत्रह हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो जो है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की अपनी पूरी कोशिश करें। और दूसरा सर, मैंने ये राहुल गांधी की स्पीच को मैंने काफी ध्यान से सुना, और आपका वो ऑब्जर्वेशन बहुत ही सटीक है कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जब राहुल गांधी की स्पीच चल रही है तभी दिल्ली में मनोज सिसोदिया को अरेस्ट करने के लिए संडे के दिन सीबीआई जो है वो इतनी एक्टिव हो जाए, सुबह 7:30 बजे सब रिपोर्टर्स के पास मैसेज पहुंच जाए। तो हम जानते हैं कि ये स्पिनिंग ऑफ न्यूज और हेडलाइन मैनेजमेंट क्या होती है। लेकिन बावजूद उसके अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का जो प्रस्ताव जो पारित हुआ उसमें जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कही गई है कि भाई नोमेडिक ट्राइब से लेके डी नोटिफाइड ट्राइब और सोशियो इकोनॉमिक पॉपुलेशन सेंसस की जो बात कही गई है, साचर कमेटी का इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है, ओबीसी के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की बात की गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है, जो माधव सिंह सोलंकी के टाइम पे जो एक गुजरात में उन्होंने खाम पॉलिटिक्स लेके आए थे, उसी तरह से एक सोशल इंजीनियरिंग का एक प्रयास हो रहा है। और दूसरा उसमें महिला अनामत की भी बात की है, जो प्रियंका गांधी का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है कि 33% महिला अनामत। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो कांग्रेस के प्रस्ताव का अगर राजनीतिक प्रस्ताव, हालांकि अखबारों में और मीडिया में उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी मेहनत की है। और सर, ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म वाली जो बात है, जो राकेश पाठक जी ने भी कही, ये धन्ना सेठ वाली जो बात है, गुजरात में सर जीडीपी में गुजरात नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन पे रहता है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात 18, 19 और 20 नंबर पे रहता है। चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो, बच्चों के कुपोषण का मामला हो, स्कूल में ड्रॉप आउट चिल्ड्रन की बात हो, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात पीछे क्यों है? और जीडीपी में भी जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, वो ओनली बिकॉज ऑफ अदानीज, अंबानीज, टोरेंट, टाटा, जो ग्रुप, जिनकी ग्रुप कंपनीज जो गुजरात में है, इसलिए। और ये राहुल जी पहले से भी कहते थे कि गुजरात इज ए क्लासिक केस ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म। और आईआईएम अहमदाबाद की एक स्टडी भी बता रही है कि इनइक्वालिटी, जो आर्थिक असमानता की जो बात कर रहे हैं, वो आर्थिक असमानता का रेशियो जो है वो स्विट्जरलैंड में दावोस की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बताया गया था, उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ पर है। प्रोफेसर सीके प्रहलाद की एक स्टडी कह रही है कि बॉटम अप पिरामिड में गुजरात में 1% लोगों के पास ऑलमोस्ट 60% जितनी संपदा है, और बॉटम अप पिरामिड में उसमें 40% लिखा था, इसमें 52% जितने लोग आ रहे हैं।
तो जीनी कोएफिशिएंट रेशियो जो है वो गुजरात का काफी हाई है, विच शोज के आर्थिक असमानता गुजरात में काफी है। एंड दैट इज द रीजन कि वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं लेकिन अपनी बात को वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। जी अजय अहमद साहब, एक जल्दी से आपसे मैं कर लूं, फिर रमेश भाई साहब से क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूंगा। अजय अहमद साहब ये बताइए, मुझे एक चीज और लगती है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारा संविधान है वो कहता है कि भाई संसद सदस्य बनेंगे, संसद सदस्य अपना नेता चुनेंगे, और उसमें ये पीएम कैंडिडेट ऑपोजिशन का पीएम कैंडिडेट कौन होगा, मुझे मालूम नहीं क्यों ये लगता है कि ये बीजेपी ही का ट्रैप है। ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से लगातार चलाने वाली बात है कि कौन होंगे इसके नेता, कौन होंगे इसके नेता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भाई इस देश की हमारी व्यवस्था में ये व्यवस्था नहीं है कि पहले से आप डिसाइड करिए, और ये एक गैर लोकतांत्रिक बात है ये कहना कि इस देश में प्रधानमंत्री का पद पे ये होगा और इस पे वोट दीजिए। मैं थोड़ा अजय अहमद साहब इस पे आपका एक जल्दी से एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। बिल्कुल, और आपने जो बात कही, और वो जो राकेश पाठक जी वो अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात की कि हम जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और इन्फॉर्मेशन, मैं सुन रहा हूं सर, मैं सुन रहा हूं अजय सर, मैं सुन रहा हूं। जी पाठक साहब, इससे भी ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि जो फेक न्यूज और हेट स्पीच, उसका जो नैरेटिव जिस तरह से बना के ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और सोशल मीडिया में जिस तरह से उसको प्रसारित और प्रचारित किया जाता है, खास करके अभी पिछले 15 दिन पहले एक खबर आई थी कि इजराइल की एक कंपनी जो है उसने 30 जितने देशों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक नैरेटिव बनाया, बराबर है कि नहीं? वो आप देखिए कि सर ये जो नैरेटिव बनाया जाता है कि भाई आपके पास प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की एडवर्टीजमेंट में से ये बताना कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का फोटो क्यों नहीं है और फिर उसको ट्रेंड बनाना, ये सब चीजें जो है, ये एक नैरेटिव जिस तरह से बनाया जाता है, मुझे लगता है कि एक सोची समझी राजनीति है और ये काफी वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। आप देखिए कि सभी चैनल में एक साथ चल रहा है, बराबर है कि नहीं? और तो ये जो है, ये नैरेटिव बिल्ड करने की बात जो है, कांग्रेस पार्टी बेचारी कोशिश कर रही है। उन्होंने तो मित्र काल करके अपना एक सोशल मीडिया में चैनल भी राहुल गांधी ने चालू किया है, जो 3 सवाल। लेकिन मैं मानता हूं आनंद वर्धन साहब कि ये जो है ना, बायस इज लाइक एन एलिफेंट इन योर ड्राइंग रूम। देखते सब लोग हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है। क्या सर ये आप ये मानते हो कि अदानी के बारे में ये जो बबल बर्स्ट हुआ, वो हिंडनबर्ग को इतनी नॉलेज थी और इंडिया में किसी को नहीं थी? इंडिया में, गुजरात में सबको मालूम था कि क्या चल रहा है, लेकिन किसी की औकात नहीं थी, किसी की ताकत नहीं थी कि ये बोले। वो जो एक स्टोरी थी ना इंग्लिश में कि किंग इज नेकेड, है ना, वो कोई नहीं बोल रहा था। किंग ये कह रहा था कि किंग ने जो है दिशाओं के वस्त्र पहन के रखे हैं, मालूम सबको था। तो ये जो चीज है ना कभी तो ये होगा, और मुझे विश्वास है, जो मैं मान रहा हूँ, जो आपने भी इशू रेज किया कि ये इश्यू जो है ये विचारों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, आर्थिक असमानता की लड़ाई है, सोशल पोलराइजेशन जो हो रहा है उसकी लड़ाई है, और उसको रोकना चाहिए कि ये जो कम्युनल टेंशंस जो हो रहे हैं, ये गौरक्षक जिस तरह से हो रहे हैं, आ जाते हैं, मॉब लिंचिंग जो हो रही है, और ये फेक न्यूज और हेट स्पीच जो है फ्रॉम अथॉरिटी की तरफ से इसको जो पैट्रोनाइज किया जाता है, मुझे लगता है लड़ाई उसके सामने ज्यादा है। अदरवाइज जो आपने कहा 79 89 में हमने भी देखा है कि मिलजुल के सरकार बन जाती है, आगे कुछ नहीं होता।